वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के इलेक्शंस के दौरान लगभग 25 लाख वोट्स की चोरी की गई और हरियाणा की सरकार चोरी कर ली गई। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सरकार के साथ मिली भगत करके वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की और फर्जी वोटर्स जोड़े इलेक्टोरल रोल में, जिनमें एक ब्राजीलियन मॉडल का भी नाम सामने आया। समझने वाली बात यह है कि जब पूरा विपक्ष और लीडर ऑफ ओपोजिशन इतने गंभीर आरोप चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पर लगा रहे हैं, तब भी वो इतने शांति के साथ सवालों के जवाब कैसे दे पा रहे हैं और वो कौन सी ताकतें हैं जो उनको बचा रही है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस देश का एग्जीक्यूटिव उनके साथ आकर के खड़ा हो गया या पॉलिटिकल मास्टर्स के जरिए वो खुद को बचा पा रहे हैं, लेकिन बात इससे बहुत आगे की है। इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि किन ताकतों के भरोसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया न सिर्फ ऑपोजिशन से नहीं डरते बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं डरते। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात लगातार चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद कहते हैं। वो ऑपोजिशन पार्टी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले भी कह चुके हैं कि अगर इतना ही भरोसा आपको अपने आरोपों पर है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, एक एफिडेविट साइन करके दे दीजिए। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज लगातार ये कहती हैं कि हमने मुद्दा देश के सामने रख दिया है, अब देश की जिम्मेदारी है कि वो इन्हें समझे और जो एक्शन उन्हें लेना है वो ले। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ताकत है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास, जिसके कारण उन्हें इतना भरोसा है कि उन्हें कुछ नहीं होगा और उन्हें कोई नहीं छेड़ सकता इस देश में। दरअसल समस्या दो कारणों से पैदा होती है। या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को यह लगे कि उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है तो उन्हें चिंता होगी, या उन्हें यह चिंता सताने लगे कि उनके खिलाफ कोई केस हो जाएगा और उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, जिसकी वजह से वो थोड़ी चिंता करें और एक बैक स्टेप ले। इन दो कारणों की वजह से वो नहीं डर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष और इस देश की सरकार और कोई भी आम नागरिक उन्हें छेड़ नहीं सकता है। किस ताकत के जरिए नहीं छेड़ सकता है, क्यों नहीं छेड़ सकता है, क्या उन्हें लेजिस्लेटिव मेजर्स मिले हुए हैं जिसके कारण वो इतने निश्चिंत नजर आते हैं, यह समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमें यह समझना होगा कि साल 2023 में एक केस हुआ भारत के सुप्रीम कोर्ट में, अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, जिसे केएम जोसेफ, जो उस समय के जज थे, वो लीड कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए किसी भी प्रकार के अपॉइंटमेंट का कानून ना होना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी कि सरकार को कानून बनाना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट कैसे किया जाएगा, तभी तो वो अपॉइंट हो पाएंगे और उसके बाद ही सारे फैसले ले पाएंगे और जो ताकतें उन्हें मिलनी चाहिए वो एक एक्ट के जरिए वो डिराइव करें। ये देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके बाद जो कमेटी थी वो 3 लोगों से मिलकर बननी थी, भारत के प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तय हो गया था इस फैसले के बाद, और इसी फैसले के बाद वो कानून आया इस देश में, जिसके कारण आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इस ताव के साथ बोलते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। 2023 में एक एक्ट आता है जिसका नाम था द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। इससे पहले कौन सा कानून चल रहा था इस देश में? इससे पहले 1991 का एक कानून चल रहा था जिसके जरिए अपॉइंटमेंट की जाती थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की। आपको याद होगा ये ठीक वही समय है जब टीएन सेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हुआ करते थे, और उनके टेन्योर के बाद जो समस्याएं पैदा हुई उससे इस देश ने समझ लिया था कि अगर इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट हो गया तो शायद वो देश के इलेक्शंस को अपने तरीके से ड्राइव कर सकेगा और जो रूलिंग पार्टी है उसको कोई लाभ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद से या उस ऑफिस से नहीं मिल पाएगा। इसलिए सरकार ने इन रूल्स को इस तरीके से डिफाइन किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसकी एक कठपुतली मात्र बन के रह जाए। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपॉइंटमेंट के लिए 3 लोगों की कमेटी होनी चाहिए, उस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, लेकिन उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके अपॉइंटमेंट में एक यूनियन मिनिस्टर को जोड़ा गया, जो लगभग लॉ मिनिस्टर उस कमेटी में बैठता है। और लॉ मिनिस्टर चूंकि सरकार का ही मंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री और सरकार के एक मंत्री मिलकर बहुमत बना लेते हैं कमेटी में, और लीडर ऑफ अपोजिशन मात्र उस पर साइन करने के लिए बैठा रहता है। तो ये जो कानून आया था इसमें बताया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, और इसी में वो मेन बात है जिसके कारण सीईसी डरते नहीं है। वो भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझिए कि अपॉइंट कौन करता है। तो अपॉइंटमेंट के लिए मैंने आपसे कहा कि 3 लोग बैठेंगे, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। अब इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी और सर्च कमेटी क्या करेगी? तो सर्च कमेटी तो ये बताएगी कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन हो सकते हैं, वो नाम सुझाएगी सरकार को। उसके बाद जो अपॉइंटमेंट कमेटी होगी, सिलेक्शन कमेटी होगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द हाउस होंगे,
वो एक मेंबर के तरीके से काम करेंगे, चेयरपर्सन नहीं होंगे। और यूनियन मिनिस्टर जिन्हें प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा, और ये आमतौर पर लॉ मिनिस्टर होते हैं या कोई भी यूनियन मिनिस्टर हो सकता है। अब आप समझिए कि जिसे देश का प्रधानमंत्री अपॉइंट कर रहा है, जिसे देश की सरकार अपॉइंट कर रही है, भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन कहने भर के लिए उस कमेटी में बैठता है, लेकिन अपॉइंट कौन करता है? सरकार और प्रधानमंत्री और उसका एक मंत्री। तो इसका मतलब जो व्यक्ति अपॉइंट कर रहा है किसी पोस्ट के लिए, तो उसके प्रधानमंत्री के कहने के अनुसार वो व्यक्ति कार्य भी करेगा। अब देखो, इनकी अपॉइंटमेंट होती है 65 साल तक या 6 साल के लिए, जो भी पहले हो जाए वहां इनकी टर्म खत्म हो जाएगी। और ये जो रूल थे 1991 का जो एक्ट था, उसे हटा करके दिसंबर 2023 में इस एक्ट को लागू कर दिया गया। और इस एक्ट की एक धारा है जो सेक्शन 16 हम कहते हैं, इस एक्ट का सेक्शन 16 है, जो क्या लिखता है, जिसके कारण उन्हें इतनी पावर मिली हुई है। और यही वो जड़ है जिसके कारण चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धारा 16 इस एक्ट की 2023 वाले की कहती है, नो कोर्ट शैल एंटरटेन और कंटिन्यू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन हु इज or was a chief election commissioner or an election commissioner for any act, thing or word committed, done or spoken by him when or in the course of acting or preparing to act in the discharge of his official duty or function। ये रहा सेक्शन 16। इसका मतलब यह हुआ कि जब व्यक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर है देश का, तो उसके द्वारा कोई बोली गई बात, कोई किया गया कृत्य, कोई लिया गया फैसला, या उसके ऑफिस में रहते हुए कोई भी कार्य के लिए उसे देश के किसी भी कोर्ट में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसके खिलाफ कोई सिविल मामला या कोई क्रिमिनल मामला प्रोसीडिंग में नहीं लाया जा सकता देश के किसी भी कोर्ट में, भले ही चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। अब आप समझे, एक ऐसा कानून इस देश में बना 2023 में माफ कीजिए, जो ये कहता है कि इस देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ किसी भी कोर्ट में, भले वो सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, वहां ऑफिस में रहते हुए उसने जो भी काम किया है, बोला है या एक्शन लिया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन कर रहा है? यह कमेटी अपॉइंट कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री है, लीडर ऑफ अपोजिशन है और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, जो लॉ मिनिस्टर आमतौर पर होता है। जब प्रधानमंत्री और उसका एक मंत्री मिलकर के बहुमत से किसी व्यक्ति को उसके पद पर बैठा देंगे, और उस व्यक्ति को इतनी आजादी है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन किसी कोर्ट में ना लिया जाए उसके किए गए कार्यों के लिए, तो चाहे वो इलेक्टोरल रोल बदल दे, चाहे वो ब्राजीलियन मॉडल को उसमें डाल दे, या वो देश के लोगों को इलेक्टोरल रोल अवेलेबल ना करवाए पब्लिकली, या विपक्ष के द्वारा या किसी आम जनता के द्वारा मांगी गई कोई जानकारी देने से मना कर दे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यह लिखता है कि देश में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद धारण करने वाला व्यक्ति जब किसी भी कोर्ट में जवाबदेह नहीं होगा, तो वो ऐसे ही फैसले करेगा। अब उसे अपॉइंट जो कर रहा है उसकी बात मानेगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इसने लिया था अनूप बर्नवाल के मामले में, क्योंकि आमतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर रूलिंग पार्टी का बहुत दबाव रहता था, तो वो कई ऐसे फैसले कर देता था जिसके कारण उसे कानूनी दांवपेच का सामना करना पड़ जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा ही पता था कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इतनी आजादी जब दे देगा, उसके बावजूद भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिल करके रूलिंग पार्टी के साथ इस प्रकार के कार्य करेंगे। अब बिहार में भी ऐसा हो सकता है। अब बाकी इलेक्शंस में ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन जाने, उनकी पार्टी जाने और पूरा विपक्ष जाने, लेकिन ऐसे कृत्य सेक्शन 16 के कारण इस देश में हो रहे हैं, 2023 के एक्ट के कारण। अब देखो, एक स्थिति पर हमने बात कर ली कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर केस हो जाए तो वो डरे। दूसरा मामला यह है कि उसको पद से हटा दिया जाए तो वो डरे। पद से क्यों नहीं हटाया जा सकता, ये आप समझो। ग्राउंड क्या क्या है पद से हटाने के? पहला तो है कि प्रूवन मिसबिहेवियर, कि वो आदमी बदतमीजी करता हो, उसका कंडक्ट अच्छा ना हो। और दूसरा इनकैपेसिटी, कि वो अपना कोई फैसला लेने में, उसको लागू करवाने में या उस पर सहमति बनाने में नाकामयाब हो। अब ये प्रूव कैसे होगा? ये प्रूव ऐसे होगा कि सरकार इंपीचमेंट का एक बिल लेकर के आए या विपक्ष ले आए। उसके लिए जरूरी क्या है? 50 एमपी के साइन आप करवाइए किसी भी हाउस में। मोशन को टेबल करने के लिए, मिसबिहेवियर के लिए और इनकैपेसिटी के लिए आपको 50 एमपी का सपोर्ट होना चाहिए। फिर आप वो टेबल करेंगे आपकी रिक्वेस्ट, इंक्वायरी होगी, जुडिशियल इंक्वायरी होगी जो एविडेंस को वैलिडेट करेगी और उन पर चार्जेस फ्रेम करेगी। फिर पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। वोटिंग किस चीज के लिए होगी? कि ये इन आधारों पर खरे उतरते हैं नहीं उतरते, यानी कि वो मिसबिहेव करते हैं और इनकैपेसिटी है उनकी काम करने की। उसके लिए 2/3 मेजोरिटी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए दोनों हाउसेज में। अब दोनों हाउसेज का मतलब यह है कि लोकसभा में और राज्यसभा में जो मेंबर प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं, उनका 2/3 यानी कि 75% मेंबर्स
होना चाहिए इस बात के पक्ष में कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटा दिया जाना चाहिए। अब आप खुद बताइए, लोकसभा में और राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष के कितने मत हैं? चूंकि सरकार चल रही है इसलिए 272 एमपीज तो उनके पास एनी टाइम अवेलेबल है। तो 2/3 मेजोरिटी तो सरकार और विपक्ष भूल ही जाए, क्योंकि विपक्ष हटाना चाहेगा, सरकार तो हटाना ही नहीं चाहती। तो विपक्ष के पास 2/3 मेजोरिटी ही नहीं है इनको हटाने के लिए। अगर ये बिल गलती से पास हो जाए तो इसको प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, उसके बाद ही इन्हें हटाया जा सकता है। बाकी बच गए दो जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा, उनको कैसे हटाया जा सकता है? उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पर हटाया जा सकता है। अब जो व्यक्ति चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बिहाफ पर काम कर रहा है, उनकी सलाह पर काम कर रहा है या उनके कहने से काम कर रहा है, उसको क्यों ही कोई हटाना चाहेगा? आप समझ रहे हैं बात? दो कारण थे, या तो कोर्ट का डर हो, केस का डर हो, सिविल या क्रिमिनल मामले का डर हो। कुछ गलत करके देश में बहुत बड़ा घोटाला करके लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि उनके ऊपर केस हो जाते हैं, उनको जेल जाना पड़ता है। तो ना तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जेल जाने वाले हैं, ना उनको 65 साल से पहले या 6 साल से पहले कोई अपने पद से हटा रहा है। तो दोनों डर खत्म हो गए, उनके हाथ खुले हुए हैं। अब वो पक्ष के साथ मिले, विपक्ष के साथ मिले, ब्राजीलियन वोटर से वोट डलवाएं, या देश के वोटर्स के नाम काट दें, या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम चला दें बाकी स्टेट्स में जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, वहां लाखों लोगों के नाम कट जाए, नए जोड़ दिए जाएं, कुछ भी वो कर दे, किसी कोर्ट में जवाब नहीं देना है उनको, क्योंकि 2023 का एक्ट लागू हो चुका है। अब जब तक ये एक्ट नहीं हटेगा तब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और आपको एक बात और ध्यान होगी कि भूतलक्षी प्रभाव से कोई कानून लागू नहीं होता है हमारे देश में, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। तो अगर ये एक्ट रिपील भी हो जाएगा, हट भी जाएगा सरकार बदलने के बाद, तो भी उनका कुछ नहीं होने वाला है। ये है इस देश की डेमोक्रेसी। अब देखिए, समझिए, भारत के अलावा बाकी भी देश हैं, यूके है, जापान है, कनाडा है, यूएसए है, बहुत सारे देश हैं जहां पर डेमोक्रेसी फ्लरिश कर रही हैं। वहां तो ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिलता कि इलेक्शन कमिश्नर मिल गया पार्लियामेंट के साथ या फिर किसी नेता के साथ, बड़े नेता के साथ, और उन्होंने इस तरीके के घोटाले कर दिए। क्यों नहीं? बाकी देशों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे काम करता है? तो वहां के देशों में, बाहर के देशों में एक कॉमन फैक्टर जो देखने को मिलता है वो ये है कि जैसे हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, लेकिन वो 6 मेंबर की फेडरल इलेक्शन कमीशन होता है जो क्या काम करता है? इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है। और इसको सेनेट की कंफर्मेशन आवश्यक होती है। सेनेट यानी कि वहां की पार्लियामेंट, आप इसको समझ लें। पार्लियामेंट अप्रूव करती है कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है, छो इनकी कमेटी बना दीजिए, इलेक्शन करवा लेंगे। उसके अलावा अगर आप दूसरे देशों में देखेंगे, मसलन यूके में अगर देखेंगे, तो यूके में भी जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो स्पीकर्स कमेटी द्वारा मैनेज की जाती है। इसको कहा जाता है स्पीकर्स कमेटी ऑन इलेक्टोरल कमीशन, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही बनी होती है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ऑपोजिशन भी होगी और सरकार के मंत्री भी होंगे, तो वही सदस्य चलाते हैं। जब दोनों मिलकर चलाएंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस ना के बराबर हैं। और इसकी अप्रूवल देता है हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि वहां की लोकसभा। उसके अलावा अगर आप देखें तो जापान में हम देखते हैं तो सेंट्रल इलेक्शन मैनेजमेंट काउंसिल होती है, 5 मेंबर की बॉडी होती है जो 3 साल के टर्म के लिए अपॉइंट की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, जो नॉमिनेशन बेस्ड होता है और जिसे नेशनल डाइट यानी कि जापान की बाइकैमरल लेजिस्लेचर अप्रूव करती है। आप समझे बेसिक डिफरेंस क्या है हमारे में और बाहर वाले देशों में? जो यूके, जापान, यूएसए, कनाडा जैसे देश हैं, वहां पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको लोकसभा की मंजूरी, जो वहां की लोकसभा होती है या वहां की जो भी लेजिस्लेचर होती है, उसकी मंजूरी आवश्यक होती है कि हमें इस आदमी पर भरोसा है, क्योंकि लेजिस्लेचर अंततः रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के लिए। अब हमारे सर के ऊपर एक ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी ही नहीं है, जिसका इस देश के लोगों के लिए कोई दायित्व भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे प्रधानमंत्री और एक मंत्री चुनता है। मंत्री लोकसभा का नेता होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है, लेकिन रूलिंग पार्टी का होता है, ये समझिए। तो रूलिंग पार्टी के फेवर में जो होना हो सकता है उसके लिए शायद दबाव डाल दिया जाए उनके ऊपर। तो हमारे देश में भी जो एक्ट हो 2023 में, उसमें संशोधन हो और यह कहा जाए कैटेगोरिकली कि लोकसभा की या राज्यसभा की, जिस भी हाउस की आप चाहें, उसकी सहमति आवश्यक हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में, या उस बॉडी को बढ़ा करके 7 मेंबर का किया जाए और उसमें ऑपोजिशन के नेताओं को भी शामिल किया जाए और बहुमत किसी के पास ना हो। यह है हाल इस देश का, यह हाल है देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। आई होप कि आपको पूरी पिक्चर क्लियर है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट से, किसी भी कोर्ट से, या देश के लीडर ऑफ अपोजिशन से, या देश की जनता से, किसी से भी नहीं डरते हैं भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि उनको कोई डर है ही नहीं जो उनको घबराहट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी दूसरे सेशन में किसी नए विषय के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।